नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जुड़ चुका हूं। अगले आधे घंटे तक हम बातचीत करेंगे, खासकर दो विषयों पर। एक जो अखबार में छपी खबर है, मन मस्तिष्क को उसने झकझोर दिया है कि आखिर बच्चे के ऊपर पढ़ाई की कितनी प्रेशर डाली जाए। दूसरी, आज से आपको पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट कप का टूर्नामेंट जो है हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का आज पहला मैच है नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और ये अब आपको वर्ल्ड कप का सीज़न जो है वो 19 नवंबर तक चलेगा, ऑलमोस्ट छठ पूजा तक। तो बने रहिए। अगले एक सवा महीने जो हैं आपके जो है त्योहारी खुमारों से भरे रहेंगे, क्रिकेट के बुखार से भरे रहेंगे। तो सबको नमस्कार है मेरा, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं और जो लोग जुड़ेंगे। शुरू करते हैं पहली खबर से, जो हमारे हर घर की कहानी है, हमारे समाज की जो है कहानी है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो क्लास में अच्छे नंबर लाए, जो वो चाहते हैं वो बने, वो पढ़ाई करे। लेकिन हर बार हर जगह हर बच्चा सफल नहीं होता, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा जो है वो कमज़ोर है या फेल्योर है और वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फ़िल्म आई थी 2008-9 में, आमिर खान की 3 इडियट्स, आपने देखी होगी कि किस तरह से जो है वो, अगर आपके बच्चे में या किसी भी कैंडिडेट में जिस सब्जेक्ट के बारे में उसे रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसे वो जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अगर उसमें उसे करने दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। ये देखिए खबर छपी है, ये हर उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों पर बेजा दबाव डालते हैं पढ़ाई के लिए। ये देखिए, ये आरव नाम का बच्चा है। ये नवा टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपी है, ये सारी अखबारों में खबर छपी है। ये इस बच्चे ने परसों कल रात जो है, देर रात तकरीबन 3 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों किया? क्योंकि इसके पिताजी ने इसे रात को 3 बजे उठाकर पढ़ने के लिए बिठा दिया। 6 मंथली एग्ज़ाम इसके स्कूल में चल रहे थे। ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का छात्र था और इसके 2 पेपर ख़राब हो गए थे। लिहाजा माँ बाप जो है वो बड़े चिंतित थे, टेंशन में थे कि पता नहीं मेरा बच्चा क्या करेगा। और उसने जो किया उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आज की तारीख में उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। थोड़ी सी खबर मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगे। हो सकता है आप में से बहुत पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों पर ऐसे ही प्रेशर डालते होंगे कि पढ़ो 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 पढ़ो। सुन लीजिए खबर पहले, फिर बात करते हैं। बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नंबर लाएगा, आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं। ये हर मनोचिकित्सक का कहना है, हर शिक्षाविद का भी कहना है। 14 साल का आरव चला गया जानकीपुरम इलाके की, लखनऊ के जानकीपुरम इलाके की आकांक्षा 2 सोसाइटी में रहता था। परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि आरव ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर फांसी लगाकर जान दे दी। सीएमएस अलीगंज में पढ़ने वाला आरव 9वीं के हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहा था। 2 पेपर ख़राब हो गए थे। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक पिता ने उसे पढ़ाई के लिए समझाया था। बुधवार को अंग्रेजी का पेपर था। सुबह तड़के 3 बजे पढ़ने के लिए उठा दिया गया। पढ़ने बैठ गया तो घर वाले सोने चले गए। सुबह 6 बजे सोसाइटी के पार्क में टहलने वालों ने देखा कि आरव का शव झूले से लटका है। ये महज हादसा नहीं है,
ये पेरेंटिंग और एजुकेशन सिस्टम पे लगा सवालिया निशान है, जिससे ढेरों बच्चे परेशान हैं और उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर किन परिस्थितियों में तरुणाई की दहलीज पर कदम रखने वाले आरव को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया, उसे समझने के लिए हमने बात की KGMU के बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर विवेक अग्रवाल से। डॉक्टर विवेक का कहना है कि हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है। यदि वह पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है और उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसका मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आपके इस छोटे से वाक्य का बाल मन पर गहरा असर होता है। आपका बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही नंबर लाएगा, आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं। ये बात माता पिता को हमें आपको समझनी होगी। बच्चों का नंबर कितना आएगा और उसके हिसाब से आप उसको प्यार करें, ये नहीं चलेगा। आरव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इकलौती संतान थी। ये फ़ोटो देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा इसका छपा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कि इसके 2 पेपर हाई स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ख़राब हो गए थे। अब माता जी रो रही हैं और पिताजी भी रो रहे होंगे निश्चित रूप से। पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया शव तो आकांक्षा परिसर में सभी रो पड़े। माँ बाप तो खैर, परिवार वाले तो अलग बात है, वहाँ मौजूद जितने लोग थे सब रो रहे थे। और शव से लिपट कर माँ कहती रही, आरव मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आरव मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आरव की माँ हेमन रोते बिलखते बार बार बेटे के माथे को चूमते हुए कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। वह कई बार गस खाकर गिनी तो कॉलोनी की महिलाओं और रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। होश में आते ही फिर बदहवास होकर आरव को ढूंढने लगती, कहने लगती कि हमें इतने लोग क्यों पकड़े हो। उनकी हालत देख बेटी सोना भी दहाड़ मारकर रो रही थी। वहीं आलोक इकलौते बेटे के दुनिया से इतनी जल्दी चले जाने से सिर थाम कर रोते नजर आए। आरव CPWED के AE थे। असिस्टेंट इंजीनियर आलोक कुमार सिंह का इकलौता बेटा था। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। पार्क में झूले से आरव का सर लटकने की जानकारी होने पर उनकी मां हेमन और बहन सोना भी भागकर मौके पर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हेमन पार्क में ही गस खाकर गिर गई। भाई को फंदे से लटकता देख सोना भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आरव की मौत के बाद अब परिवार में आलोक, उनकी पत्नी हेमन सिंह और बेटी सोना, मतलब एक बहन भी थी आरव की। सोना भी CMS अलीगंज ब्रांच में 7वीं की छात्रा है। कॉलोनी के लोगों में चर्चा है कि आरव हमेशा कुछ अच्छा करने के बारे में ही कहता था। घर में भी कहता था कि कुछ अलग करके दिखाएगा। बहन सोना भी उसकी लाडली थी और उसी के साथ रोज़ स्कूल जाती थी। सुबह करीब 6 बजे पार्क में टहलने गए पड़ोसी VK त्यागी ने बच्चे का शव झूले पर लटकता देख तो दंग रह गए। उन्होंने RS मिश्रा को जानकारी दी। RS मिश्रा ने शव देखा तो फपक पड़े। वह बोले, अरे यह तो आरव है। उन्होंने आरव के पिता आलोक को जानकारी दी। वह भागकर पार्क में पहुंचे और वहां टहलने आए लोगों की मदद से आरव के फंदे से उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन पहले बच्चे ने क्या किया, ये भी छपा है इस अखबार में। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप सुन लीजिए। जानकीपुरम आकांक्षा अपार्टमेंट के निवासी और 9वीं कक्षा के छात्र आरव ने शायद एक दिन पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया था। वह मंगलवार शाम अपने दोस्त युवराज के साथ स्कूटी से रिवर फ्रंट गया, घूमा, टहला और आइसक्रीम खाई। लौटकर घर आया। घर वालों के साथ खाना खाकर बेडरूम में चला गया। रात को 1:30 बजे अपने दोस्त उज्ज्वल के मोबाइल पर मैसेज किया, अब मैं मरने जा रहा हूँ, सबका ध्यान रखना। लेकिन उज्ज्वल ने मैसेज सुबह देखा। इससे पहले आरव का शव बुधवार सुबह उसके घर के सामने पार्क में पेड़ के सहारे फंदे से लटकता नजर आया। बुधवार को आरव का अंग्रेजी का पेपर था। वह सुबह स्कूल नहीं पहुंचा तो प्रिंसिपल ने उसकी मां हेमन के मोबाइल पर कॉल किया। वो रो पड़ी और कहा कि आरव चला गया। प्रिंसिपल ने कहा कि वह कहाँ गया, स्कूल नहीं पहुंचा। इतना सुनते ही हेमन फक पड़ी। उन्होंने कहा कि मैम वो हम सबको छोड़कर चला गया। आरव पढ़ाई लिखाई में औसत भले ही हो, लेकिन खेल में बहुत दिलचस्पी रखता था। वो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। स्पोर्ट्स कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले युवराज से उसकी अच्छी दोस्ती थी।
1 साल पहले स्पोर्ट्स कॉलेज में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी। वह उसके साथ स्कूटी से रिवर फ्रंट घूमने गया था। तो ये है, सोच लीजिए अगर आपका बच्चा हाई स्कूल में है, इंटर में है, किसी भी क्लास में है और आप उसे लगातार प्रेशर देते हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ता भी हो, बैठता भी हो, 4 घंटे पढ़ने के बाद भी उसके एक चैप्टर उसका कंप्लीट नहीं होता हो, तो आपको लगता है कि इसका दिमाग जो है कमज़ोर है। ऐसा नहीं है। हर बच्चे की कैपेसिटी जो है ग्रास्प करने की, चीज़ों को समझने की, ग्राह्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। अपने बच्चे के क्षमते को पहचाने, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचाने, अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने कि बच्चा किस फील्ड में आपका बेटा अच्छा कर रहा है। आजकल दुनिया सोशल मीडिया के है, दुनिया सिमट के इतनी बड़ी हो गई है। अब बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा आईआईटी ही क्वालिफाई करे, आपका बच्चा आईआईएम ही क्वालिफाई करे, आपका बच्चा आईएएस बन जाए, आपका बच्चा पीसीएस बन जाए। आईएएस, पीसीएस, आईआईएम, आईआईटी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं जिसमें बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें, उसके इंटरेस्ट को देखें कि वो उसका इंटरेस्ट किस तरफ से है। अब आरव जैसे इसने जान दे दी, इसका इंटरेस्ट फुटबॉल में था, तो पिता आलोक जी को चाहिए था कि वो उसके इस इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ावा देते। पढ़ाई भी करता वो, लेकिन अगर फुटबॉल में उसको वो प्रोत्साहित करते तो हो सकता था कि वो आगे चलकर एक बेहतरीन फुटबॉलर बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो हुआ वो सबकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हुआ, और आखिरकार उनके घर का चिराग जो है वो चला गया पढ़ाई के प्रेशर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, वो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को सोचेंगे कि अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए अतिरिक्त अनावश्यक ज़बरदस्ती दबाव न डालें। उसे पढ़ने दें, उसे आगे बढ़ने दें, उसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने दें। हाँ, अनुशासन ज़रूरी है थोड़ा बहुत, लेकिन अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप जो है उस पर डिक्टेटरशिप लाद दीजिए और आप जो चाहते हैं वही वो करे, जो आपकी इच्छा है वही वो पढ़े, जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है वही वो पढ़े। ऐसा मत करिए। और हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में तो बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं, और उम्मीद है कि उन बदलावों से जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें काफ़ी कुछ जो है चेंज आएगा। बच्चों के ऊपर से प्रेशर भी कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये खबर मुझे बड़ा झकझोर दिया इसने सुबह सुबह जब मैंने अखबार देखा। तो मेरी भी बिटिया जो है 11th में है, और उसके ऊपर भी उसकी मम्मी थोड़ा बहुत प्रेशर बनाती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको प्रेशर ना मिले। बहरहाल आप भी कोशिश करिए कि आपके बच्चे को अनावश्यक प्रेशर न मिले, ताकि बच्चा ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और पढ़ाई से खेल पे आ जाते हैं। अब ये कहते हैं ना कि कहावत हमारे समाज में बहुत पुरातन है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। अब वो ज़माना चला गया। देखिए, ये पूरे पेज का विज्ञापन जो है वो सारे अखबारों में आज छपा है। क्यों छपा है कि आज से क्रिकेट का सबसे बड़ा जश्न जो है वो शुरू हो गया, और ये जश्न जो है ऑलमोस्ट आपका जो है 19 नवंबर तक मनाया जाएगा। और भारत भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत में ही ये चैम्पियनशिप हो रही है कि हाँ, विश्व क्रिकेट कप। और आज पहला मुकाबला है 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, और स्टार स्पोर्ट्स पर आप ये देख सकते हैं। और पूरे 45 दिन तक ये चलेगा। पहला सेमीफाइनल जो है वो 15 नवंबर बुधवार को है,
और आखिरी जो लीग मैच है वो इंडिया का नीदरलैंड से 12 नवंबर मेरे ख्याल से दीपावली है, 12 या 13 को। तो इंडिया का मैच जो है वो नीदरलैंड से है बेंगलुरु में, और उसके बाद 15 नवंबर को पहला सेमीफाइनल है मुंबई में, और 16 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल है कोलकाता में, और संडे 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र दामोदर दास स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पहला मैच भी आज यहीं खेला जा रहा है। तो उम्मीद है कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इसका पूरा लुत्फ़ उठाएंगे, पूरा इंतज़ार होगा उनको इस मैच का। मुझे भी इंतज़ार था। लखनऊ में भी 5 मैच खेले जाएंगे इकाना स्टेडियम में। तो अब जो इसमें दावेदार हैं वो कौन कौन हैं? तो सबसे बड़े दावेदार तो हम हैं, यानी हमारी टीम इंडिया, हाँ, टीम भारत जो कह लीजिए। जिस टीम के पास प्रचंड फॉर्म में चल रहे ओपनर शुभमन गिल हों, ओडीआई के टॉप बॉलर सिराज हों, फॉर्म में चल रहे फिरकीबाज कुलदीप हों, बड़े मौक़ों पर बढ़ चढ़कर परफॉर्मेंस करने वाले रोहित, विराट जैसे दिग्गज हों, उसको खिताब का प्रबल दावेदार तो माना ही जाएगा। टीम अगर उम्मीदों के बोझ तले न दबे और चोट से लौटे खिलाड़ियों की लय बरकरार रहे तो फिर बल्ले बल्ले। ये नवभारत टाइम्स का अपना आकलन है, इसमें छपा हुआ है। ये देखिए सारी टीमों के बारे में जो दावेदार हैं। अब देखिए इसमें परफॉर्मेंस भी छपा हुआ है कि 2023 में सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल में रन बनाए हैं शुभमन गिल ने 1230 रन। 23 में, माने अभी 23 ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। और 2023 में सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल में विकेट लेने वाले अपने कुलदीप यादव जी हैं, 33 विकेट। टॉप रैंक्ड बैटर हमारे शुभमन गिल साहब हैं सेकंड नंबर पे। टॉप रैंक्ड बॉलर जो हैं हमारे मोहम्मद सिराज साहब हैं 1 नंबर पे, नंबर 1 पे। मैचों की तारीख, हमारे जो मैच होंगे वो होंगे 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर और 12 नवंबर। ये इंडिया की टीम के साथ ये तारीखें हैं जब मैच खेलेगी हमारी टीम। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। दूसरा जो दावेदार इसने दिखा रहा है इस अखबार के हिसाब से कि टीम के स्तंभ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में टीम के स्तंभ वनडे फॉर्मेट के टॉप बैटर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भी उम्दा विकेट कीपर बैटर हैं, शाहीन शाह लेफ्ट आर्म के बेस्ट ओपनिंग बॉलर में से एक हैं। टीम मुख्य तौर पर इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। नसीम शाह का चोटिल होना टीम के लिए एक बड़ा झटका है। प्रेशर मैचों में नहीं बिखरे तो टीम अच्छा कर सकती है। अंतिम 4 तक पहुंचना टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान के बारे में ये आकलन है। अब इसमें इनके खिलाड़ियों के कुछ परफॉर्मेंस भी दिए हुए हैं कि 16 मैच खेले हैं इन्होंने इस साल, 10 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 में नो रिजल्ट है। और 2023 में सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल रन बनाने का कारनामा जो है बाबर आजम ने किया है 745 रन। और 2023 में सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले हैं शाहीन शाह अफरीदी, 24 विकेट ले चुके हैं। अफरीदी इनके बहुत बढ़िया बॉलर हैं। टॉप रैंक बैटर इनके बाबर आजम है नंबर 1 पे। टॉप रैंक बॉलर जो हैं शाहीन अफरीदी हैं नंबर 8 पे। इनके जो मैच हैं पाकिस्तान के वो हैं 6 तारीख, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और नवंबर में 4 और 11 नवंबर। तीसरी टीम जो ये है वो है इंग्लैंड। तो मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड की टीम में अटैकिंग बल्लेबाजों की भरमार है। उसके पास आधा दर्जन ऑलराउंडर्स हैं और उन्हें भारत में खेलने का पर्याप्त अनुभव भी है। बेन स्टोक्स के शामिल होने से टीम को और मजबूती मिली है। उसके बल्लेबाजों के लिए भारतीय परिस्थितियों में स्पिनर्स के खिलाफ ढलना एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे यह टीम एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार है। पिछली चैंपियन यही है, आपको बताइए। आईसीसी में इनकी रैंक है 5th रैंक पे है ये। इस साल जो है 12 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, हारे हैं 4, नो रिजल्ट 1। 2023 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन इनके बैट्समैन डेविड मलान ने बनाए हैं 591 रन
और सबसे ज़्यादा विकेट वनडे इंटरनेशनल में लिए हैं आदिल रशीद ने 15 विकेट। टॉप रैंक बैटर इनके हैं इंग्लैंड के डेविड मलान 14वीं रैंक पे हैं, और टॉप रैंक बॉलर जो है इनके क्रिस वोक्स 12वीं पायदान पे है। मैच की तारीख इनकी जो है इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर और 11 नवंबर को। तीसरी टीम जो है न्यूजीलैंड हार गई थी पिछली बार, तो हालांकि कल जो अभ्यास मैच हुआ है न्यूजीलैंड का उसमें उसने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो पिछले 2 वर्ल्ड कप की उपविजेता कीवी टीम ने 8 बार सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया है। चोटिल चल रहे कप्तान केन विलियम्स इस बार आखिरी वक्त पर टीम में शामिल किए गए। घातक पेसर उनके मतलब तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने भी वापसी की है। टीम के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं, लेकिन अप्रत्याशित परिणाम देने और जीवट वाले खिलाड़ियों के रहते इसको अंतिम 4 का दावेदार माना जा रहा है न्यूजीलैंड की टीम को। तो भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की जो है आईसीसी रैंकिंग जो है इस साल 6 है, इंग्लैंड की 5 है, पाकिस्तान की 2 है और भारत की नहीं दी है। तो ये है। अब न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस जो है 2023 में सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल डेविड मिचेल ने बनाया है 652, और 2023 में सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल लिया है न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 14 विकेट। टॉप रैंक बैटर इनके हैं केन विलियम 28, और टॉप रैंक बॉलर हैं इनके ट्रेंट बोल्ट 5वें नंबर पे हैं। मैच की तारीख, न्यूजीलैंड के मैचों की तारीख जो है न्यूजीलैंड जिससे खेलेगी 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 1 नवंबर, 4 नवंबर, 9 नवंबर। तो ये है। और इसमें एक चीज़ और लिखी है कि पिछले 3 वर्ल्ड कप मेज़बान देशों की टीमों ने जीते हैं। 2011 में भारत, 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड ने खिताब जीता। भारत ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद से 66 वनडे मैच खेले हैं और ये किसी भी टीम से ज़्यादा हैं। टीम ने इसमें 40 मैच जीते हैं और 22 हारे हैं। स्टार स्पोर्ट्स पे इसका प्रसारण किया जाएगा, तो आप देखिए, और जिसके पास टिकट है स्टेडियम जाने का, जाके हो हल्ला करिए, मज़ा लीजिए, वो तो अलग ही आनंद है। तो अगले 1.25 महीने तक एकदम क्रिकेट का बुखार चढ़ा रहेगा। और अब आते हैं, आपको पढ़ाई से हमने खेल पे ले आया। खेल में 1-2 एशियन गेम्स जो है उसके बारे में भी आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भी कल हमारे जो है खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 1 दर्जन मेडल जीते हैं। भैया भाला में तो अब हमारा सेकंड आर्मी भी तैयार हो गया भाला फेंक प्रतियोगिता में। जी हाँ, नीरज चोपड़ा साहब जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने 88.88 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता, और उनके साथ साथ जो है उनके एक और जो है वो खिलाड़ी किशोर जेना, ये भी तैयार हो गए। इन्होंने रजत पदक जीत लिया और ओलंपिक का टिकट कटा लिया। किशोर जेना ने 87.54 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया। उसके बाद अनस मोहम्मद याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वी और राजेश रमेश की चौकड़ी ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय तीरंदाजों ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने साउथ कोरिया की जोड़ी को हराकर कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता तीरंदाजी में। तो 11वें दिन भी भारत का शानदार प्रदर्शन रहा और कुल 12 मेडल भारत के खाते में आए, और इसके साथ ही पदकों की संख्या जो है हमारी 81 हो गई है, 81। जकार्ता को हम क्रॉस कर गए और अभी भी उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं कई पदक। तो ये देखिए, जैसे जहाँ जीत सकते हैं उसके लिए मैं बता दूं आपको, तो ये हो गया कि पुरुष की हमारी जो हॉकी टीम है वो साउथ कोरिया को 5-3 से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब उसका जापान से होगा, जापान को तो हरा ही देगी, तो गोल्ड मेडल यहाँ भी मिल जाएगा। ब्रिज में भारतीय पुरुष टीम ने चीन को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गोल्ड के लिए उसे हांगकांग से भिड़ना है, इसमें भी पदक पक्का है। स्क्वैश में सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू भी फाइनल में पहुंच गए, यहाँ भी गोल्ड मिल सकता है। तो अभी 2-3 गोल्ड और पक्के हैं। तो कुल मिलाकर मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस बार 90 का आंकड़ा छू लें, तो बढ़िया होगा ये। बहरहाल जो मेडल टेबल है उसमें चीन, बाप रे बाप, 171 गोल्ड,
94 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, 316 पदक। जापान 37 गोल्ड, 51 सिल्वर, 59 ब्रॉन्ज, 147 पदक टोटल है। कोरिया 33 गोल्ड, 45 सिल्वर, 70 ब्रॉन्ज, 148 इनके पास है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तीनों 100 से ऊपर हैं। चाइना तो 316 है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और भारत जो है हमारा 18 गोल्ड, 31 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज के साथ 81 मेडल लेके चौथे स्थान पे है। और पाँचवें स्थान पे उज्बेकिस्तान है, 16 गोल्ड, 16 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज, 54 पदक जीते हैं। उज्बेकिस्तान का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। और चीन ताइपे, जिसको ताइवान के नाम से भी जानते हैं, 12 गोल्ड, 14 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, 46 पदक। तो ये है। और अब जो है पढ़ाई हो गई, खेलकूद हो गया, क्रिकेट हो गया, और अब आते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में एक खबर कल से काफ़ी जो है हंगामा मचाए हुए है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने जो है कल संजय सिंह के घर पे छापा मारा था। और उसमें जो है तलाशी हो रही थी। और शाम होते होते ईडी ने संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, मेरे अच्छे जानने वाले हैं, और उसमें जो है वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया उस शराब घोटाला कांड में, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है जेल में हैं। और उसी के सिलसिले में जो है संजय सिंह से भी पूछताछ की कल ईडी ने, और शाम होते होते उनको गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल का रिएक्शन आया है कि ये एक हारते हुए आदमी की आखिरी कोशिश है। ये अखबार में देखिए फ़ोटो भी छपी है संजय सिंह की, उसके साथ ईडी के अधिकारियों के साथ बैठे हैं गाड़ी में। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बुधवार को आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिन में एजेंसी ने संजय सिंह के आवास पर छापा मारा था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े अन्य लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे गए हैं। ईडी ने पहले संजय सिंह के स्टाफ और उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की थी। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फ़ायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का हताशा भरा कदम है, ये एक हारते हुए आदमी की आखिरी कोशिश है। बीजेपी ने कहा कि एजेंसियों के पास अब पुख्ता सबूत हैं। जांच की आंच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। ये एक वार्निंग है, ये लिखा है इसमें। अब मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट गए थे सुनवाई करने, मतलब जमानत लेने के लिए, तो उसकी भी कल सुनवाई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से पूछा है, मतलब जांच एजेंसी से, ईडी से पूछा है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से ये सवाल पूछा कि जब आरोप है कि राजनीतिक पार्टी बेनिफिशरी है, मतलब आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ है, पार्टी फंड में गया होगा जो भी हो पैसा, तो अगर गया है तो उसे आरोपित क्यों नहीं बनाया गया। ईडी और सीबीआई के वकील ने कहा कि वो गुरुवार, आज गुरुवार है, हाँ आज गुरुवार है, तो आज वो उसका जवाब देंगे। उनकी भी जमानत के पे सुनवाई हो रही है मनीष सिसोदिया की। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, काफ़ी परेशान रहती हैं वो, तो उसके लिए उसी आधार पर उनको जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है, अब इसका जवाब जो है वो आज सीबीआई और ईडी के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में देंगे। अब इसके साथ साथ ईडी की सवाल पे जो है एक और दिलचस्प खबर है कि रणबीर कपूर, अपने जो एक्टर साहब हैं, ऋषि कपूर साहब के बेटे और जाने माने फिल्म स्टार, इनको भी ईडी ने बुलाया है। कहाँ बुलाया है सुन लीजिए, 4 लाइन छपी है इसमें, फ़ोटो के साथ छपी है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर रणबीर कपूर को सम्मन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोप है कि रणबीर कपूर को ऐप के प्रमोटर में से एक की शादी में परफॉर्मेंस के लिए धन मिला। शादी में गए थे डांस करने। ईडी ने उन्हें 6 अक्टूबर को रायपुर स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा है। 15 अन्य हस्तियों की भूमिका की भी जांच हो रही है, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये है ईडी का
आपको पढ़ाई के बारे में बता दिया, खेल कूद के बारे में बता दिया, क्रिकेट के बारे में बता दिया, और राजनीति में क्या चल रहा है ये भी बता दिया। अब आखिरी खबर मौसम से रिलेटेड है, बता देता हूँ। सिक्किम में बादल फट गया, 22 जवान बह गए, राज्य का ज़मीनी संपर्क बाकी देश से कट गया है, 10 लोगों की मौत हुई है। नॉर्थ सिक्किम में लोहनक झील पर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई है, 80 लोग लापता हो गए हैं, जिसमें भारतीय सेना के 22 जवान शामिल हैं। ये बाढ़ मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आई। घाटी के प्रतिष्ठानों को इसके चपेट में आ गए। सेना के मुताबिक बादल फटने, बाढ़ आने और एक बांध से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। चुंगथांग बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण झील के जलस्तर में 15 से 20 फुट तक जो है बढ़ोतरी हो गई। गैंगटोक से 30 किलोमीटर दूर सिंगताम में स्टील से बना पुल तीस्ता नदी के पानी में पूरी तरह से बह गया। सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के 41 वाहन डूब गए और सेना के 22 जवान लापता हो गए। कई जिलों में स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सिक्किम और देश के बाकी हिस्सों से मुख्य संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कुछ हिस्से भी बह गए हैं। तो ये एक त्रासदी है, प्राकृतिक आपदा, जिससे हमारा सिक्किम जूझ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो 22 जवान लापता हुए हैं उनके वो सुरक्षित होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है और आपसे भी प्रार्थना है कि अब आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिए और बहुत बहुत आप लोगों को प्यार, शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।